होगी, जानता हूँ। निर्मा, तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया कि तुम पागल नहीं हो, इसीलिए आज रात तुम्हें यहाँ से लाहौर के एक मशहूर कोटे पर पहुँचा दिया जाएगा। तुम्हें भी और हमें भी नोटों में तोल दिया जाएगा। तैयार रहना। वो इसका गाल थपथपाता बोला। मिफ्रा ने नफरत और हकारत से मुंह परे कर लिया। वो हैरान थी, पहले वो लेडी डॉक्टर, अब ये मेल डॉक्टर। निर्मा ने किस किस को पीछे लगाया था इसके। वो मकरूह प्लान बनाते वहाँ से गए थे, तो इस नकाबपोश ने इसे इस दिन इसीलिए नहीं मरने दिया कि वो फिर इसे इस जहन्नुम में फेंकना चाहता था और अपना हिस्सा वसूलना चाहा होगा। इसके दिल में इस नकाबपोश के लिए, डॉक्टर जिब्रान के लिए, एक नफरत का और गम गुस्से का एक तूफान सा उठा था। काश इसे इस दिन मरने दिया होता तो आज मैं यूं अपनी ज़ात की धज्जियां बिखेरती देखने के लिए जिंदा नहीं बचती। वाशिंगटन की मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त के विला के बिल्कुल सामने वो ब्लैक पैंट और ब्लैक हुडी में पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले लंबा चौड़ा शख्स लंबे लंबे ढक पड़ता के विला की जानिब आ रहा था। हालांकि वो महज 22 साल का था, मगर अपने कट काट की से जवां साला मर्द लगता था। अचानक जब इसे बाजू चारों जानिब से दो ब्लैक और दो फिलिपाइन लड़कों ने घेर लिया। वेयर टू गो डियर, इट्स टाइम टू पे आवर ड्यूज, वो कह लगाते इसके चारों जानिब घूमते हाथी हाथ में थामे से खौफजदा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर सामने वाले का इत्मीनान देखकर इनको आग लगी थी। रियली लेट राइट, वो लफ्ज़ी जवाब देकर खामोश हो गया। ऐसे लगता था कि वो सब एक दूसरे को जानते थे और इसकी वजह कोई पर्सनल दुश्मनी थी। इन चारों ने एक साथ इस पर हॉकी से हमला किया, मगर वो बड़ी महारत से अपना बचाव करता। कुछ ही देर बाद वो हमलावर हाँफने लगे, तभी इसने वार्निंग दी थी। आई एम स्पीकिंग लास्ट टाइम बिकॉज आई डोंट वांट टू बीट यू। गेट आउट ऑफ हेयर एंड दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग। वो अब गुस्से में दांत पीस कर बोला तो वो कहा लगाकर हंस पड़े और एक मरतबा फिर इस पर टूट पड़े, मगर अब सामने वाला भी इतना अच्छा नहीं था कि ज़्यादा देर पेशेंस रख पाता। वो बहुत जल्द अपनी ही हाकियों से अपनी हड्डी पसली एक करवा कर ज़मीन पर पड़े करा रहे थे। वो पंजों के बल अपने कॉलेज के इस लड़के के पास बैठा जिसे लड़की को हरासा करने के चक्कर में इसने पूरे कॉलेज के सामने धूल चटाई थी। वाई डू यू फॉरगेट डियर, आई एम आर्यान पाशा इब्राहिम, नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस बास्टर्ड, वो कहता इसी बेनियाजी से के विला के अंदर दाखिल हुआ था। सामने बड़े से लाउंज में मिराल इसी का इंतज़ार कर रही थी। प्लीज़ यार, आप ही खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। मिराल इसे नरूठेपन से घूर रही थी। जब आर्यान, हाउ डेयर यू, आज फिर तुम झगड़ा करके आए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। कबीर की उगराहट पूरे के विलाज में गूंजी और किचन में मौजूद जिमल ने फिर सर पकड़ा था। इसकी कमर पर वाकई खून लगा हुआ था। हालांकि इसने फुल कोशिश की थी कोई ऐसी निशानी ना साध लाए जिससे पता चले कि वो झगड़ कर आया है। कम ऑन छोटे पापा, जो मैंने किया इसे झगड़ा नहीं, सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, वो इत्मीनान से बोला था। और इस सेल्फ डिफेंस के नाम पर आज तक कितनों की हड्डियां चट खा चुके हो तुम। दांत पीस कर बोला। कबीर तंग आ चुका था। इससे जितना वो इसे चीज़ों से दूर रखना चाहता था इतना ही। छोटे पापा, आपको ये क्यों लगता है कि एग्जीक्यूशनर के जानशीन होकर मैं बुज़दिल बन जाऊं। डैड ने तो मुझे खुद से दूर कर दिया और आप दोनों ये चाहते हैं कि मैं बुज़दिल बन जाऊं, मगर ऐसा नहीं होगा। चाहे मुझे डॉक्टर बनाए, मगर मैं वही करूँगा जो मेरे बाप चाचुओं ने किया और जो मेरे बड़े भाई कर रहे हैं। इसे इत्मीनान से कहते कबीर के सर पर बम फोड़ा था। वो हक्का बक्का मुंह खोले से देखे क्या ये सब किस्से इसे बताया। ऐसे मत देखे छोटे पापा, पाशा इब्राहिम के बेटे में इतने गट्स तो होंगे ही। बहुत जल्द जा रहा हूँ पाकिस्तान, डैड को सरप्राइज़ भी तो देना है। अपनी प्रैक्टिस वहीं स्टार्ट करूँगा। अब वो बिल्कुल पाशा स्टाइल में अपनी उंगलियों में स्कैल्पल घुमा रहा था। कबीर की आंखें बाहर को बल पड़ी, जबकि मिराल खामोशी से ये सब देख रही थी। हैरान मत हो छोटे पापा, इससे चलाने का टैलेंट खून में शामिल है। मेरे वो स्कैल्पल की जानिब इशारा करता। पाशा की कार्बन कॉपी आंख बिन करता सोहम और रोहा के रूम में गायब हो चुका था। कबीर ने माथा मसला और मिराल की जानिब देखा तो इसने कंधे उचका दिए। पाशा वाइट पैलेस वापस आया था। सोहम और बाबीर कहीं जा चुके थे। एक ज़रूरी कॉल आने पर वो भी बाहर आया था। अपना काम मुकम्मल करके वो वाइट पैलेस वापस आ रहा था जब वाइट पैलेस के सामने ही गाड़ी रुक गई। एक औरत काफ़ी देर से अपना मुंह चादर में ढांपे गली में घूम रही थी। क्या हुआ, पाशा ने ड्राइवर से पूछा। पता नहीं सर, शायद कुछ खराबी हो। आप चले, मैं चेक करता हूँ। राइट, पाशा गाड़ी से बाहर आया था। गाड़ी से अपना मोबाइल उठाने लगा जब औरत पाशा की जानिब लपकी और चादर में
से बड़ा सा खंजर निकालकर पाशा की पीठ पर वार करना चाहा। वो जो अकेडमी से वापस आ रही थी देख चुकी थी ये भी कि वो औरत के भेस में एक गुंडा है। वो बिजली की तेज़ी के इनके दरमियान में आई थी। इस गुंडे का वार अपनी किताब पर रोका था। अपनी पूरी ताकत से इस गुंडे के सीने पर लात रसीद की थी। नाजुक सी जान तो थी, अपना तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रख पाई थी और पाशा की कमर से टकराई थी। पाशा भी अलर्ट होकर मुरा, यू बास्टर्ड बुज़दिल कमीने, पीठ पर पीछे वार करते हो। पाशा ने इस छोटी सी तकरीबन 18 साल आफत को देखा जो मैरून टी शर्ट में जीन्स की पैंट पहने, मैरून स्कार्फ गले में लिए अपने जॉगर्स इसके सीने पर बरसा रही थी। पाशा ने गार्ड्स जो कि वहां पहुंच चुके थे इन्हें इशारा किया। वो इस बंदे को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगे। किधर ले जा रहे हो इसे? इसका तो मैं ही दिमाग दुरुस्त करके पुलिस के हवाले करूंगी। मुँह गुलाबी चेहरे के साथ चिल्लाई। हटो बेटा, ये मेरे गार्ड्स हैं, इससे खुद निमट लेंगे। आप हट जाओ, चोट लग जाएगी आपको, पाशा ने नरमी से कहा। तो इसने बुरा मनाते एक झटके से पीछे मुड़कर आंखें सुकेड़ कर सामने खड़े इतने डैशिंग और हैंडसम अंकल को देखा। आपको लगता है कोई मुझे हार्म पहुंचा सकता है अंकल? वो फर्जी कॉलर झाड़ती बेनियाजी से बोली। वो वाकई जैसे इसने खंजर का वार बहादुरी से रोका था। मुश्किल ही था कि इसे कोई नुकसान पहुंचा पाता। वाकई तुम एक ब्रेव गर्ल हो और तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक्स, पाशा मुबहम सा मुस्कुरा कर बोला। यू नो व्हाट अंकल, मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती, मगर आप ऐसे लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड के एक्शन और 007 फिल्म सीरीज़ के हीरो हैं। एंग्री यंग मैन, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। मैं इधर करीब ही रहती हूँ और डीआईजी कामरान हसन की बेटी हूँ। काफ़ी बातूनी लगती थी। पाशा ने सर्द सी आह भरी। और बेटा जी, बात तो मैं भी किसी की नहीं सुनता, आपकी जाने क्यों सुन रहा हूँ? वह कहता वाइट पैलेस की जाने बढ़ा। वाह अंकल, आप यहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं मिस्टेरियस प्लेस है। पापा ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया है इस तरफ आने से, पता नहीं क्यों, पर मैं हमेशा से चाहती हूँ इस पैलेस को अंदर से देखूँ। क्या मैं आपके साथ अंदर आ सकती हूँ? वो अपनी ऊंची सी पोनी टेल चिल्लाती एक्साइटेड से बोली। नो, आपके पापा का आपका वेट कर रहे होंगे, जाइए आप, पाशा ने संजीदगी से कहा। ओह पापा तो शहर से बाहर गए हैं और इन्हें बताएगा कौन कि शफा कामरान हसन कहाँ गई? वो इत्मीनान से बोली। पाशा ने सर से आह भरी इस छोटी सी ब्रेव लड़की को जाने क्यों, मगर इसका झिड़कने को दिल नहीं किया था। तभी इसने कहा चलो बेटा, मगर ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है आप इधर आए हैं, समझिए, आपसे देखा जाएगा, आप अभी तो चले ना। वो पौने जलाती खुशी खुशी पाशा के आगे बोली। ये एक लड़कियों का दारुल अमान था जहाँ मुन्नी इसे लाई थी। दूसरी मंजिल के एक कमरे में वो अपना सामान रखे उदासी से खिड़की के पास खड़ी थी। तमाम पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी। मुन्नी इसके साथ ही थी। रवाहा ने बारहा इसे कहा था कि वो चली जाए, मगर वो ढीठ बनी रही और इसी के साथ कमरे में इसका बैग खोले अलमारी में चीज़ें रखने लगी। इधर नीचे इसी दारुल अमान के सामने दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आकर रुकी थीं, जिनमें रुस्तम और मुनीर थे। भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? रुस्तम ने मुंह बनाया। तेरी चंदा को ढूंढने। मैं इन जल्लादों को जानता हूँ। वो लड़कियाँ बाजियाब करवा कर अपने पास नहीं रखते, दारुल अमान भेज देते हैं। आसपास का तो कहीं मैं चेक करवा चुका हूँ, अब यही है जहाँ तेरी चंदा के होने के चांस ज़्यादा हैं। वाकई भाई, वो खुशी से निहाल हुआ, मगर आंखों में खबासत बड़ी चमक उतरी थी। वो गाड़ी से बाहर आए। ऊपर खिड़की में खड़ी रवाहा की नज़र जब नीचे रुस्तम की जानिब उठी तो इसका चेहरा खौफ से पिट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था।